उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अंतर्गत कक्षा 11 में अध्ययनरत प्रिय छात्रगण, हिंदी विषय के साथ मैं डॉक्टर देशदीपक शुक्ल। आज की चर्चा का विषय है कहानी के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बलिदान कहानी। प्रिय छात्रों, कहानी की चर्चा के पूर्व आपको स्पष्ट कर दें कि कहानी के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों का उल्लेख किया जाता है। कहानी के अंतर्गत कहानी का सारांश पूछा जा सकता है, कहानी के विभिन्न पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है, कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है तथा कहानी कला के तत्वों के आधार पर कहानी की समीक्षा कीजिए, ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और बनता है कहानी के अंतर्गत, जिसमें एक स्वतंत्र प्रश्न बन सकता है कि इस कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार के प्रश्न कहानी खंड से आपसे पूछे जा सकते हैं। आज की चर्चा का विषय मुंशी प्रेमचंद रचित बलिदान कहानी है। ये कहानी एक ग्राम्य अंचल की कहानी है, यथार्थवादी कहानी है और इसके अंतर्गत जो प्रश्न आ सकते हैं उनके अध्ययन के लिए हम इसकी समीक्षा ही प्रारंभ करते हैं। समीक्षा के अंतर्गत सारे प्रश्नों का उत्तर आपके आ जाएगा और आप अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो कहानी कला के जो तत्व होते हैं, पहले उन पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे लेते हैं। कहानी कला के जो प्रमुख तत्व हैं उनको आप नोट करते चलिए, लिखते चलिए। पहला जो तत्व है, पहली हेडिंग पड़ेगी, वह है शीर्षक। पहला शीर्षक, उसके पश्चात कथानक या कथावस्तु। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है कथावस्तु या कथानक। तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसके अंतर्गत विभिन्न पात्र जो उस कहानी में आए हैं उनकी चर्चा करनी है। फिर उसके पश्चात आता है संवाद अथवा कथोपकथन। कहानी में जिस प्रकार के संवादों का प्रयोग किया गया है उनका आप वर्णन करेंगे और उससे संबंधित उदाहरण उसमें प्रस्तुत करेंगे। इस संवाद अथवा कथोपकथन के अंतर्गत ये बिंदु आपको व्याख्यायित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर आता है भाषा शैली। कहानी में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की शैली है, इन सारी चीज़ों का वर्णन आप इस बिंदु के अंतर्गत करते हैं। फिर भाषा शैली के पश्चात देश काल एवं वातावरण। कहानी किस समय की है, कैसा वातावरण है, ग्रामीण जीवन का है, शहरी जीवन का है, नगरीय का, किस प्रकार का वातावरण प्रस्तुत किया गया है, उस सारी स्थितियों का वर्णन इस शीर्षक के अंतर्गत आपको करना होगा। अंत में जो प्रमुख इसका बिंदु है वह है उद्देश्य। जो कहानी का लिखने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, इस बिंदु के अंतर्गत आपको वर्णन करना है। तो चलते हैं कहानी की समीक्षा के अंतर्गत प्रमुख बिंदुओं को इस कहानी को इन प्रमुख बिंदुओं के मानदंड पर प्रस्तुत करते हुए, चर्चा करते हुए इसकी समीक्षा करने का प्रयास किया जाता है। तो कहानी का जो शीर्षक है, पहला बिंदु है, उस जैसा कि आपको बताया है बलिदान। बलिदान का मतलब है शहीद हो जाना, अपने को समर्पित कर देना, अपने को त्याग, अपने जीवन को समर्पित कर देना, छोड़ देना। तो वो किसी के प्रति या किसी प्रमुख लक्ष्य के प्रति ऐसा होता है कि हम बलिदान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, अपने को समर्पित कर देते हैं। विभिन्न प्रकार की वो भावनाएं होती हैं। इसमें भी जो कहानी है, कहानी का प्रमुख पात्र अंत में अपने को, अपनी जीवन लीला को समर्पित कर देता है, शहीद हो जाता है, बलिदान हो जाता है। तो पूरी कहानी उसके जीवन के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसीलिए इस कहानी का शीर्षक बलिदान रखा गया है। बलिदान कहानी का शीर्षक एक उत्सुकता जागृत करने वाला, पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला शीर्षक है, जो कहानी के लिए बिल्कुल सटीक शीर्षक प्रतीत होता है। और कहानी के जो कहानी का कथानक है, कहानी का प्लॉट है, उस पर ये इसका जो है पूरा सटीक बैठता है। आगे चलते हैं, इसका कथानक या कथावस्तु क्या है। कहानी प्रारंभ होती है हरकचंद्र से। हरखू एक 70 वर्षीय वृद्ध है जो खाट पर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है
और उसका वर्णन, उसका परिचय लेखक कराता है कि 20 वर्ष पहले कभी हरखू हरकचंद हुआ करते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत पैसे वाले थे। उनके यहाँ शक्कर का कारखाना था, काफ़ी कृषि होती थी, खेती होती थी, लोग उनको बड़ा सम्मान देते थे। धीरे धीरे विदेशी शक्कर के आ जाने से, औद्योगिकरण के आ जाने से वो उनका कारखाना बंद हो गया, उनकी हैसियत जो है कमज़ोर हो गई आर्थिक रूप से, और वो हरकचंद से हरखू हो गए। हरखू बीमार हैं, कालिका दीन, मंगल सेन उनके पास जाते हैं। हर बार वो बीमार पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी ठीक हो जाते हैं। इस बार वो बीमार पड़े तो ठीक नहीं हुए, उनको बुखार आ गया, ज्वर आ गया, और जिसके कारण मलेरिया, उस समय मलेरिया एक असाध्य रोग माना जाता था, उसमें लोग मर जाते थे। ऐसा ही बुखार, ज्वर हरखू को आ जाता है और वो धीरे धीरे बीमार होते होते मर जाते हैं। हरखू के मरने पर उनके बेटे गिरधारी, उनका बेटे का नाम है गिरधारी, गिरधारी जो है वो बड़े ही धूमधाम से उनके अंतिम संस्कार का कार्य करता है और फिर मृतक भोज करता है। आसपास के समस्त लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और अपनी हैसियत से अधिक उसमें खर्च कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता है। हरखू के मरने के बाद जो खेत उसके नाम चढ़े हुए थे वो खेत खाली हो जाते हैं और लोग उन खेतों पर, जो गांव के लोग हैं, अपनी निगाह गड़ा देते हैं कि ये खेत अब हम उनको जोतेंगे, हम इसको ज़मींदार को लगान देंगे और उसका मालिकाना हक प्राप्त करेंगे, हम उसमें अपने कृषि कार्य करेंगे। ऐसे में लाला ओंकार नाथ जो जमींदार हैं, उनके पास अनेक लोग जाते हैं, कालिका दीन भी जाते हैं और गांव के लोग जाते हैं, लेकिन ओंकार नाथ कहते हैं कि 20 वर्ष तक हरखू ने इनको जोता है और हरखू के पुत्र जो गिरधारी हैं उन पर पूछ लेने के पश्चात ही मैं इसका आगे का जो व्यय है, जो बिक्री है, वो करूँगा, निर्धारण करूँगा। वो गिरधारी को बुलवाते हैं, गिरधारी से कहते हैं कि देखो भाई, पहले आप कम पैसे में जोत रहे थे, अब ज़माना बढ़ गया है, आगे महंगाई बढ़ी है, इसलिए 10 रुपये से कम लगान प्रति बीघे के अनुसार नहीं होगा, आप 100 रुपये हमें देंगे और नजराने के अलग, तब ही आप उस खेत को जोत पाएंगे, अन्यथा मैं इसको दूसरों को दे दूंगा जो हमें अधिक से अधिक नजराना और लगान देगा। काफ़ी मिन्नत करने के बाद भी 1 सप्ताह का समय ओंकार नाथ देते हैं गिरधारी को, और गिरधारी अपने घर चला आता है। उसकी पत्नी सुभागी और वो बड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि 100 रुपये का इंतज़ाम करना, उसकी व्यवस्था करना उनके वश की बात नहीं थी। अभी बनिए के पास भी 50 रुपये का उधारी थी, और जो घर में आभूषण थे, जेवर थे, एक हंसली थी, वो भी उनके पास गिरवी पड़ी हुई थी। बैलों के सिवा उनके पास और कोई पूंजी नहीं थी जिसको बेच करके वो खेतों का लगान चुका सकते थे। लेकिन बैल भी इतने महंगे नहीं बिक सकते थे। हाँ, कुछ पेड़ थे, उन पेड़ों को भी बेच करके लगान चुकाना असंभव था। लेकिन जब बैलों की बेचने की बात आती थी तो बैल बेचकर खेती लेना औचित्यपूर्ण नहीं होता, क्योंकि खेती करने का प्रमुख साधन बैल ही थे। इसलिए बड़े असमंजस में पड़ते हुए गिरधारी बहुत चिंतन करते हुए, बड़ा सोच विचार करते हुए भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। देखते देखते 7 दिन बीत गए और किसी प्रकार से उसके पास पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया, और वो खेत कालिका दीन ने ज़्यादा पैसे दे करके अपने नाम चढ़वा लिए। ऐसा जब गिरधारी और उसकी पत्नी सुभागी को मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ। ऐसा लगा कि आज ही इस घर में मातम हुआ है, आज ही हरकचंद का स्वर्गवास हुआ है। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दुख दोनों को हुआ। सुभागी बड़े ही क्रोध में आकर के कालिका दीन के घर जाकर उसकी पत्नी को काफ़ी भला बुरा कहती है। कल का वानी आज का सेंठ जैसा मुहावरा कह कर के उसको लताड़ती है और विभिन्न प्रकार से अपने रोष को प्रकट करती हुई अंत में वापस घर चली जाती है। लोग, ग्रामीण गांव के लोग उससे बड़ी संवेदना, बड़ी उससे सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु उसका सहयोग करने का
किसी को कोई जो है वो मन नहीं होता है और कोई भी उसका सहयोग नहीं करता है। सारे खेत चले जाते हैं और कालिका दिन उन खेतों का मालिक हो जाता है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। एक दिन मंगल सिंह वहाँ आते हैं और तुलसी बनिए के साथ एक रणनीति बना करके आते हैं और कहते हैं, अरे गिरधारी, कब तक इन बैलों को बांधे बांधे खिलाओगे? इनका क्या औचित्य रहा है? ऐसे में गिरधारी कहता है, क्या करूं, इनका खरीदार भी तो कोई नहीं है। तो स्वयं को खरीदार बताते हुए वो तुलसी बनिए की ओर इशारा करता है और तुलसी उससे बार बार अपने पैसों का तगादा करता है। कहता है कि आप हमें पैसे दीजिए। ऐसे में जो मंगल सिंह हैं वो उसको इशारे से वापस कर देते हैं और धीरे धीरे अपनी बात बड़े चातुर्यपूर्वक, बड़ी चतुराई से फाइनल करते हैं, पूरी कर लेते हैं और जो 80 रुपये की बैलों की जोड़ी थी वो 60 रुपये में खरीद लेते हैं। गिरधारी के जीवन का ये दूसरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, एक बहुत बड़ा मोड़ होता है, बड़ा कारुणिक दृश्य होता है। जब उसके बैल बिक जाते हैं तो पूरा घर रोता है। छोटा सा बच्चा भी अपने बैलों के प्रति बड़ा ही संवेदनशील होता है और वो एक छोटी सी बांस की छड़ी से मंगल सिंह को पीटता है और बैलों को देने से मना करता है। सुहागी रोती है, गिरधारी रोता है, सारे लोग बड़े ही विषाद में स्थित, सारा वातावरण बिल्कुल कारुणिक हो जाता है। अब उसके खेत भी बिक जाते हैं, उसके बैल भी बिक जाते हैं। गिरधारी बिल्कुल एक प्रकार से विक्षिप्त सा हो जाता है, दिन भर अपने घर में पड़ा पड़ा रोया करता है, दुखी रहता है। एक दिन की बात है, गिरधारी जब लोग आषाढ़ का महीना आता है तो सारे लोग अपने खेतों की बुआई की चर्चा करते हैं कि उसमें मूंगफली बोई जाएगी, उसमें क्या बोया जाएगा, उसमें धान लगाया जाएगा, उसमें पानी भरा जा रहा है। कोई हल सही करता है, कोई अपने बैलों को सही करता है, कोई विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य संबंधित चर्चा गांव में होती है और गिरधारी भी उस चीज़ को सुनकर मन महसूस कर रह जाता है। एक दिन वो दौड़ करके लकड़ी के कार्य करने वाले बढ़ई के पास जाता है और कहता है, भाई मेरा भी हल सही कर दो, टूट गया है। ऐसे में वो बड़े दुखी मन से बढ़ई उसकी ओर देखता है और फिर अपने काम में लग जाता है। धीरे से जैसे उसकी निद्रा टूटती है और सपने से वो जागता है, गिरधारी मन महसूस कर पुनः वापस आ जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। गिरधारी पड़ा पड़ा अपना समय ऐसा काट रहा है। एक दिन सुबह सुभागी जब गिरधारी को जगाने आती है तो देखती है कि गिरधारी वहाँ पर नहीं है। सारे गांव में चर्चा हो जाती है कि गिरधारी गायब हो गया। लोग ढूंढते हैं, काफ़ी ढूंढने के बाद भी गिरधारी को ढूंढा नहीं जा सकता है। सुहागी दुखी होकर के लौट आती है और अपने दैनिक क्रियाकलापों में बड़े विषादमय रूप से लग जाती है। एक दिन सुहागी को आभास होता है कि बैलों की चन्नी के पास, नाद के पास पर कोई जैसे खड़ा है। वो देखने जाती है तो उसको लगता है कि गिरधारी ही है और वो कहती है कि अरे कहाँ इतने दिन रहे, सब पूरा गांव छान मारा, लेकिन वो धीरे धीरे पीछे हटता है और गायब हो जाता है। लोग जान जाते हैं कि अब गिरधारी इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे समय और व्यतीत होता है। एक दिन कालिका दिन उन खेतों पर जो गिरधारी के थे और उसके नाम हो गए हैं, अपने वहाँ जाता, वो बैलों को लेकर जाता है और जैसे ही वो बैलों को उसमें हल में लगाता है तो दूर कुएं की जगत पर गिरधारी को बैठा देखता है। वही मिर्जई, वही धोती और वही पगड़ी पहने गिरधारी वहाँ पर बैठा है। कालिका दिन कहते, अरे मर्दे, वहाँ सुहागी तुम्हारे ढूंढते ढूंढते परेशान है, तुम हो कि यहाँ बैठे हो। तो और ये कहते कहते वो उनके पास गिरधारी के पास जाने का प्रयास करता है, लेकिन गिरधारी धीरे धीरे चीखता हुआ पीछे बढ़ता है और कुएं में कूद जाता है। ये दृश्य देख करके कालिका दीन दुखी होते हैं, डर जाते हैं और वहाँ से भाग आते हैं। सारे गांव में चर्चा हो जाती है कि गिरधारी अब इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली है और वो अपने खेतों की रखवाली करता है। किसी की हिम्मत
नहीं होती है कि उन खेतों पर जाए। कालिका दीन ने भी उन खेतों से अपना त्याग पत्र दे दिया है, अब उन खेतों का कोई तलाशी नहीं है। लाला ओंकार नाथ चाहते हैं कि ये खेत किसी प्रकार से उठ जाए, लेकिन कोई भी उन खेतों को लेने वाला नहीं है। तो ये, और अंत में स्थिति ये आती है कि गिरधारी का लड़का ईंट के भट्ठे पर काम करने लगता है, और जब वो कृषि छोड़ देता है, कृषि रहती ही नहीं उसके पास है, मजदूरी करता है, तो उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सुधर जाती है। लेखक ने लिखा है जहाँ पर कि अब गिरधारी के यहाँ 2 जून के दोनों जून तरकारी बनती है, सब्जी बनती है, और वो चप्पल की जगह जूते पहनता है, सारा कुछ अच्छा हो जाता है। परंतु जो समाज में सुभागी का सम्मान था, गिरधारी का सम्मान था, वो उसके बेटे का सम्मान नहीं रह जाता है, वो सुभागी का सम्मान नहीं रह जाता है, क्योंकि वो एक मजदूर की पत्नी हो जाती है। कृषि में स्वयं वो अपना मालिक था, अपने खेतों का मालिक था, मजदूरी में ऐसा नहीं है। वो एक मजदूर की माँ है और उसका बेटा एक मजदूर है। तो ये एक सामाजिक हीनता उसके अंदर घर कर जाती है। हालांकि वो जौ की जगह गेहूं की रोटी खाता है और दोनों समय भोजन अच्छा करता है, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। लेखक ने लिखा है कि पंचायत में भी अब उनका सुभागी का कहीं पर कोई नाम और निशान नहीं रहता है। कोई भी उनको अच्छे जो पंचायत के काम हैं या सम्मानजनक जो कार्य है उनमें नहीं बुलाने का कार्य करता है। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। ये इस कहानी का कथानक है। अब हम चलते हैं पात्र एवं चरित्रण की ओर। इसमें बहुत ही सीमित पात्र हैं, और जो पात्र हैं वो कहानी के अनुरूप हैं। बिल्कुल सजीव पात्रों का सृजन लेखक ने किया है। प्रेमचंद जो ग्रामीण क्षेत्र के चितेरे हैं और वहाँ के संस्कृति से विशेष रूप से परिचित हैं, तो वैसे ही पात्र बिल्कुल लिए हैं, और उन पात्रों ने अपने कथानक के अनुरूप अपने को जीवंत करते हुए कहानी को सफल बनाने का पूरा कार्य किया है। बड़े ही सहज और जीवंत पात्र लेखक के द्वारा इसमें सृजित किए गए हैं। तो एक हरखू जो कहानी के प्रारंभ में ही आते हैं, जिसको हरकचंद कहते हैं। फिर हरखू का पुत्र गिरधारी के पश्चात उसकी पत्नी सुभागी, बड़ी तेज तर्रार और बड़ी ही बोल्ड लेडी के रूप में चित्रित की गई है। कालिका दीन को गाली गलौज कर देती है, उनकी पत्नी को कहती है, बात कहती है कि तेरा मेरा लोहू अलग कर देगी, अर्थात बड़ी ही एक तेज तर्रार महिला के रूप में, आत्मसम्मान वाली स्त्री के रूप में उसको लिखा गया है, व्यंजित किया गया है, व्यक्त किया गया है। लाला ओंकार नाथ जो जमींदार हैं, और कालिका दीन जो कृषक हैं, ग्रामीण हैं, जो खेतों की ओर अपनी निगाह रखते हैं। फिर मंगल सिंह जो भी ग्रामीण हैं, और तुलसी बनिया जो गांव का महाजन है, सेठ है, लोगों को उधार देता है और विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामग्री भी बेचता है। इस प्रकार से बड़े सीमित पात्रों के अंतर्गत ये कहानी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती है। इसके पश्चात संवादों की बात आती है। एक बिंदु संवाद अथवा कथोपकथन का है। संवादों के अंतर्गत बड़े ही सीमित संवाद, बड़े ही छोटे छोटे संवाद, सहज, स्वाभाविक एवं नाटकीय संवादों का प्रयोग इन्होंने किया है, जिनमें सूक्तिपरक वाक्यों का भी कहीं न कहीं हमें प्रयोग देखने को मिलता है। एक जगह शुरुआत में ही प्रेमचंद जी ने लिखा है कि अच्छे दिन, भले दिन व्यक्ति के चरित्र पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो छोटे छोटे सूक्तिपरक वाक्य इस कहानी के संवादों में, इस कहानी को रोचक बनाने में और अधिक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। जो संवाद हैं ये यथार्थ का परिज्ञान कराते हुए, जो कहानी का मूल बिंदु है, कहानी का जो आधार है, ग्रामीण क्षेत्र का परिज्ञान कराना, उसकी चर्चा करना, उसमें बिल्कुल सफल होते हैं। उसमें जैसे उसकी दीनता का वर्णन करते हुए, अपनी दीनता का वर्णन करते हुए गिरधारी कहता है, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाएं। तो बड़ा ही कारुणिक दृश्य व्यंजित होता है। इस प्रकार के संवादों के द्वारा कहानी बड़ी मार्मिक हो जाती है। तो कुल मिलाकर के संवाद बड़े ही नाटकीय, बड़े छोटे, बड़े साधारण, सजीव और सीमित भाषा का प्रयोग करते हुए लिखे गए हैं। अगला बिंदु आता है भाषा और शैली का। भाषा और शैली कहानी का प्राण होती है, जिससे उसकी संप्रेषणीयता
प्रभावित होती है। अगर भाषा उस कहानी के वातावरण के अनुरूप है तो उसकी संप्रेषणीयता पाठकों के अंदर होगी और पाठक उसको बड़ा ही सहज रूप में ग्रहण कर सकेंगे। यह ऐसा ही प्रभावशाली भाषा का उदाहरण यहाँ पर प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया है। भाषा ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की लेखनी के आगे स्वयमेव अपने को समर्पित कर देती है और जैसा वो भाव व्यक्त करते हैं वैसी भाषा अपने आप लिखते हुए चले जाते हैं। तो इसमें बड़ी ही सहज और सरल ग्राम्य भाषा का वर्णन किया गया है। कहीं कहीं पर तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। बड़ी ही सुबोध स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करते हुए इसमें कहीं न कहीं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे नजराना, रियायत, नालिश, इस्तीफ़ा, रकम, कुछ गांव के जो चर्चित शब्दावली है उन शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जैसे कुंवार, हरकचंद, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कलेक्टरी, डिप्टी, बहुत ही कम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर संस्कृत के तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कल्पित दुर्ग, विषादमय, इस तरीके के। तो कुल मिलाकर के बड़ी ही सहज, स्वाभाविक और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किया है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हुए प्रेमचंद जी ने जो वातावरण प्रस्तुत किया है तो ऐसा लगता है कि ये हम कहानी पढ़ नहीं रहे हैं, उसको देख रहे हैं। चित्र उपस्थित होते चले जाते हैं। ऐसी सुंदर वर्णनात्मक शैली यहाँ पर लेखक के द्वारा प्रयुक्त की गई है। कहीं कहीं पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, जैसे नक्कू बनना, आँखों का कांटा बनना, मेरा और तेरा लोहू एक हो जाना, आंखें लाल पीली करना, मटिया मेट कर देना, कल का बानी आज का सेठ, इस तरीके की विभिन्न प्रकार की सूक्तियाँ और विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियाँ और मुहावरों का प्रयोग किया गया है। देशकाल एवं वातावरण, देशकाल वातावरण के अंतर्गत जब हम लिखेंगे तो इस कहानी को देखते हैं तो जमींदारी के समय की कहानी है। यहाँ पर जमींदारी प्रथा का वर्णन किया गया है और वातावरण ग्राम्य का है। आषाढ़ और विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण वातावरण में महीनों का जो वातावरण होता है, ऋतु होती है, उसका सीधा सीधा चित्रण इसमें किया गया है। उद्देश्य, अब आते हैं पर कहानी के प्रमुख बिंदु उद्देश्य पर। कहानी का जो उद्देश्य है वो वास्तव में ग्राम्य जीवन को, उसकी समस्याओं को उकेरना है। ग्रामीण जीवन में हम देखते हैं, ग्रामीण परिवेश में हम लोग विभिन्न प्रकार की चली आ रही परंपराओं पर आधारित होकर के अपनी हैसियत, अपनी क्षमताओं के, अपनी समझ लीजिए जो हमारी क्षमता है, जो हमारी सामर्थ्य है, उसके ज़्यादा खर्च करके अपनी आर्थिक स्थिति को डामाडोल कर लेते हैं। जैसे कि मृतक भोज की जो बात है उसमें दिखाया गया है, अगर मृतक भोज ये न करता तो उसकी आर्थिक स्थिति डामाडोल नहीं होती। तो मृतक भोज जैसी कुपरंपराओं के कुप्रभावों का, दुष्परिणामों का भी वर्णन किया गया है और उसके प्रति यहाँ पर इंगित किया गया है। दूसरी, जमींदारी प्रथा में जो कृषकों का शोषण है उसका भी चित्रण किया गया। लगान अलग, नजराना अलग, उस पर भी लोग इधर उधर से चालाकी करके उन खेतों का काट पीट कर देना, ये सारी चीज़ें सामान्य से गरीब किसान को बड़ी ही मुश्किल में डालती हैं। और उसके कर्ज की जो बात है, कर्ज लेकर उसका कर्ज कभी अदा ही नहीं होता है, ऐसी साहूकारी जो शोषण की बात है उसको भी यहाँ पर लेखक ने इंगित किया है। इस प्रकार समग्रता जब हम देखें तो भारतीय कृषक समाज की जो विडंबना है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उसकी ओर इंगित करते हुए लेखक ने ये इशारा किया है कि भारतीय किसान वास्तव में बड़ी ही दुर्गति को प्राप्त है और कहीं न कहीं उनके पीछे, उसके लिए उन परंपराओं के संपोषण की जो बात है, जो परंपराओं का निर्वहन है, जो गलत परंपराएं हैं, वो जिम्मेदार हैं। हम लोग इन परंपराओं का पालन करके अपने को आर्थिक विपन्न बना लेते हैं और जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हमें धन प्राप्त नहीं हो पाता है और अंत में हम फिर अभावग्रस्त होते ही चले जाते हैं। कहीं न कहीं औद्योगिकरण का कृषि पर बढ़ता हुआ प्रभाव भी दिखाया गया है कि मजदूर कृषक की अपेक्षा ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है और उधर लोग आकर्षित हो रहे हैं। कृषि के लिए लोग आकर्षण नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा विडंबनाएं हैं, ज़्यादा प्रकार के कष्ट हैं और मजदूरी में स्वतंत्रता है। हालांकि
प्रेमचंद जी ने कृषि को महत्वपूर्ण बताते हुए उसको सम्मानजनक बात कही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सम्मान की अपेक्षा आर्थिक दबाव दिखाई देता प्रतीत होता है, जो कि लोग सुभागी के पुत्र के रूप में कि वो आज उसमें नौकरी करता है ईंट के भट्टे पर, तो वो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करता है। तो इस प्रकार से कहानी में लेखक ने ग्रामीण जीवन की विडंबना, उनकी समस्या, कृषक जीवन की जो विपन्नता है उसका भी संकेत इसमें किया गया है। और जो हमारी सामान्य सी जीवन की रहन सहन की शैली है, उसमें किस प्रकार के षड्यंत्र ग्राम्य समाज में देखे जा रहे हैं, एक दूसरे की जो कमजोरी है उसका फ़ायदा उठाना, जैसा कालिका दीन और मंगल सिंह उठाते हैं गिरधारी का, ये सारी चीज़ें ग्रामीण परिवेश में उठ रही हैं, जिनसे हमारा ग्राम में परिवेश जो है वो ईर्ष्या द्वेष में बदलता जा रहा है और उसमें विभिन्न प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो रही हैं। तो लेखक का ये इसमें संदेश है, वो निहित है कि हमें इन समस्याओं से उबरना है, कुपरंपराओं का पालन नहीं करना है, चाहे वो जितनी पुरानी परंपराएं हैं, अगर वो हमारे आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन को दुष्प्रभावित करती हैं या वर्तमान परिस्थितियों में वो उचित नहीं बैठती हैं, तो हमें उन परंपराओं का पालन कदापि नहीं करना है। हमें उन चीज़ों से दूर रहना है और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए यथासंभव परिश्रम पूर्ण कार्य करते हुए उन सारी परिस्थितियों को जो हमें विपन्न बनाती हैं, जो हमें अभावग्रस्त बनाती हैं, जो हमें कर्जदार बनाती हैं, इनको दूर करने का यथासंभव प्रयास करते रहना है। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि कहानी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुई है। जो लेखक का उद्देश्य रहा है, ऐसा उद्देश्य कहानी का अंत में पूर्णतः सफल दिखाई देता है और पाठक निश्चित रूप से इस कहानी को समझ पाते होंगे, उस उद्देश्य को समझ पा रहे होंगे, इस कहानी को सुबोधतापूर्वक अच्छी तरीके से समझने में सक्षम होते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये कहानी थी। इस कहानी में प्रमुख रूप से हम लोगों ने इसकी समीक्षा पढ़ी, इसका उद्देश्य पढ़ा, इसके पात्र एवं चित्रण पढ़े और इस कहानी के उद्देश्य को विस्तृत रूप से पढ़ा। आशा है ये कहानी आपको समझ में आई होगी।